नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इसमें एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा सेट नंबर कौन सा है, 2 नंबर का सेट है। ये कल हमने इसमें 20/2/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को कवर कराया था। आज सेकंड शिफ्ट के पेपर को कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग भी हमारे साथ सॉल्व करते रहिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है। थोड़े क्वेश्चन छोटे दिख रहे हैं तो आपको, क्योंकि हमने डायरेक्ट ही क्वेश्चन लिए हुए हैं तो इसलिए आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। अब चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूरे जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन हैं, पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, देखिए, क्रय मूल्य से 100 रुपये अधिक अंकित करता है तो इसको हम 100 मेथड से करेंगे। तो देखिए, अगर 100 रुपये उसका सीपी होता, 100 रुपये, तो 50% क्या करता है, 50% अधिक अंकित करता है। तो अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 50% अगर अधिक अंकित करेगा तो कितना होगा? देखिए, 50% अधिक अंकित, तो 100 का 50% कितना होता है? अगर निकालना है तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। 100 का 50% जो होगा वो क्या होगा? 50 ही आएगा। कितना होगा? 100 का 50% 50 ही होने वाला है। तो 100 में अगर 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 150 रुपये अंकित करता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है और 20% की छूट देता है। तो छूट किस पे देगा? तो देखिए, यहाँ पे हमारा सीपी है। क्या है? सीपी। सीपी 100 रुपये था, 100 रुपये पे 50% एक्स्ट्रा अंकित करके तो ये क्या कर देगा? हमारा ये माल प्राइस हो जाएगा। आपको हम बहुत ही बेसिक से हर चीज़ लिख के समझा रहे हैं। तो आप जब छूट देगा तो छूट किस पे दी जाती है? माल प्राइस पर। तो 20% की छूट देता है। तो करने के लिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 150 रुपये में 20% छूट दे दिया तो आप 20% निकालिए, फिर घटाइए, या तो आप क्या करिए, कोई चीज़ 100% होती है, अगर 20% छूट दे दिए तो कितना होगा? 80%। तो इसका आप 80% निकाल दीजिए। तो 15 अट्ठे कितना होता है? 120 होता है। ठीक है, तो देखिए 20% अगर इस पर छूट दे दिया, कितना दे दिया? 20% का छूट दे दिया, तब कितना बचा? 120 बचा। तो 120 रुपये बचा। तब देखिए, 100 रुपये की चीज़ है, बेच कितने में रहा है, तो इसको आप लिखना है तो एसपी लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? एसपी लिख दीजिए। तो 100 रुपये की चीज़ को, देखिए, 100 रुपये की चीज़ को बेच कितने में रहा है? तो 100 रुपये की चीज़ को बेच रहा है 120 रुपये में। तो बोल रहा है छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो लाभ कितने का हुआ? देखिए, 100 की चीज़ 20 में बेच रहा है, मतलब कितने रुपये ज़्यादा बेच रहा है? 20 रुपये। तो 20 रुपये बेच रहा है तो नीचे क्या जाएगा? हमारा सीपी 100 जाएगा और मल्टीप्लाई 100% के लिए 100 कर दीजिए। तो इस प्रकार हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 20%। तो 20% उसको प्रॉफिट होगा। देखिए, हमने पूरा हर एक स्टेप लिख के समझाया हुआ है किस प्रकार। माना 100 रुपये था उसका सीपी, 50% अधिक अंकित किया तो माल प्राइस कितना हो गया? 150। छूट दे रहा है 20%, तो छूट किस पे होता है? माल प्राइस पर होता है। तो माल प्राइस पर 20% छूट दिया तो हमको उसका डायरेक्ट हम 80% निकाल देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करिए, 150 का 20% निकालिए, फिर 150 में 20% घटा दीजिए जितना है, तो आएगा आपका 120 आएगा। ठीक है, फिर 120 में कितना ज़्यादा है? तो 100 से 120 हो गया, 20 ज़्यादा है तो 20% डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दूसरे नंबर का। 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। क्या बोल रहा है? 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? तो चलिए इसको देखते हैं। 5 संख्याओं का जो औसत है ये कितना दिया है? तो ये दिया है 32, और एक संख्या अगर हट जाती है तो अब औसत कितना बचता है? तो अब औसत 28 बचता है। कितना बचता है? 28 औसत बचता है। तो बोल रहा है जो संख्या हटाई गई तो उसका टोटल मान कितना रहा होगा? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, यहाँ पे कितनी संख्या थी? 5 संख्या थी, और एक संख्या के हटने से कितने का अंतर आ गया? तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर आ गया? +4 का अंतर है, मतलब -4 का अंतर आ गया। अब कितने? 5। तो मतलब कितना कम हुआ होगा? तो ये क्या करिए, यहाँ पे जो ये 5 यहाँ पे दिया है इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 5 चौक 20, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 48। कितना आएगा? 48। आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी हम आपको बताते हैं कितना हो जाएगा। करेक्ट आंसर 48 हो जाएगा। नहीं तो आप इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना रहा? 32 रहा। ठीक है, 32 था। अब देखिए 28 हो जाता है, अगर एक आदमी जाता है तो अब औसत कितना हो जा रहा है? 28 हो जा रहा है। मतलब ये 5 का औसत कितना था? 32 था। अब एक आदमी चला गया तो अब 4 का औसत कितना हो गया? 28 हो गया। तो आपको करना है तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए, ये 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा नीचे से, 5 दूनी 10 और 5 से 3 15 तो 160 होगा।
ठीक है। इसको करेंगे 28 चौका कितना होता है, तो 28 8 चौक 32 का 2 3 4 दूनी 8 3 11 कितना आ गया 11 आ गया। तो इसको 2 से घटाएंगे तो 8 होगा, 5 में 1 जाएगा तो 4। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, 48 बचेगा। तो जो पाँचवां व्यक्ति होगा, मतलब एक जो व्यक्ति होगा उसका कितना होगा, तो 48 होगा, है ना। तो ये आप मेथड भी अपना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सबसे पहले आप 32 से पहले जितनी भी अभाज्य संख्या है उनको लिख लीजिए, क्योंकि देखिए औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग अपान टोटल संख्या, है ना। तो जितनी भी संख्याएं सम ऑफ नंबर, देखिए तो टोटल 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याएं, कौन कौन संख्याएं इनको जोड़ लीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी है। पहली सबसे अभाज्य संख्या है 2 है, 2, फिर इसके बाद 3 आएगी, फिर इसके बाद क्या आएगी 5 आएगी, फिर इसके बाद 7 आएगी, फिर 9 नहीं होता क्योंकि 9 कट जाता है, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 15 नहीं होगा 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 21 नहीं होगा 23 होगा, 23 के बाद क्या होता है, 23 के बाद 25 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होता है और 30 होता है, 30 भी नहीं होगा और 31 होता है। ठीक है, इन सभी को आप जोड़ लीजिए। तो देखिए जोड़ लीजिए कितना आता है। तो टोटल अगर हम करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, 19 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए ये 19 है, 19 को किस में जोड़िए, तो 19 से 11 अगर जोड़ेंगे तो 19 से 11 पहले जोड़ लीजिए। 19 और 11 कितना, 19 एक 20 एक 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 कर लीजिए, जोड़ने का 30 और ये प्लस हो गया। ठीक है, 29 और 31 जोड़ेंगे तो 29 एक 30 और 30 30 60 हो जाएगा, 60। तो ये दोनों भी जुड़ गए। ठीक है, अब कितना बचा, ये 17 13 जोड़ेंगे तो 17 3 20, तो ये भी हो जाएगा। 17 3 कितना होता है 20 10 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो गया। अब कौन सा बचा, 23 बचा, 23 में 7 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा, ये भी होगा 23 और 7 भी हो गया। अब 5 3 8 2 10 कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब जोड़ लीजिए, देखिए 30 30 30 कितना हो गया, 30 90 90 और 70 कितना होता है, तो 90 70 होता है 160, कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ आ जाएगा 160। और अपान नंबर में कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर कितने हैं, 11 हैं। तो इसको आप भाग दे दीजिए। तो अगर आप भाग देंगे तो 11 से कितनी बार जाएगा, एक बार, 5 बचेगा तो कितना आएगा 11 से एक बार। तो देखिए 5 बचेगा 40, 11 चौक 44, फिर बचेगा हमारा 6, तो 11 से 5 बार 55, फिर बचेगा 55 में 5 बचेगा तो फिर 11 से ले जाना है तो 4 बार ले जाइए, तो कितना आ जाएगा 54। 14 पॉइंट कितना होगा 54। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही होगी तो क्लास को लाइक करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसे में से एक व्यक्ति एक नोट बुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए 3 नोट पेन है तो 3 नोट पेन कर लीजिए, 3 नोट पेन प्लस 6 पेन है, इनका मूल्य कितना है 3000 रुपये दिया हुआ है। अब बोल रहा है एक व्यक्ति एक नोट पेन और प्लस 12 पेन, इनको उतने ही पैसे में खरीदता है, मतलब 3000 रुपये में ही खरीदता है। तो सबसे पहले एन और पी की वैल्यू निकालिए। नोट पेन और पेन की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए क्या करना है, या तो नोट पेन को बराबर कर दीजिए, 3 3 कर दीजिए, या तो फिर क्या करिए 6 को बराबर, मतलब पेन को बराबर कर दीजिए। तो हम पहले सबसे पहले ऊपर को बराबर करते हैं। तो इक्वेशन चाहे या तो फर्स्ट मान लीजिए या सेकंड मान लीजिए। चलिए इसको हम बराबर करते हैं। तो बराबर करेंगे तो ऊपर वाले में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 6an ए प्लस 12p बराबर कितना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 1an ए प्लस 12p, ये बराबर रहेगा 3000 के बराबर ही। अब इसको जब हम माइनस कर देंगे पूरे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये वाला हमारा कट हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा 5p, कितना बचेगा 5an बराबर हो जाएगा हमारा 3000। ठीक है, घट के कितना हो जाएगा 3000। तो एन की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से 6 बार 600, कितना आएगा एन बराबर हमारा 600 हो जाएगा। तो एन हमको क्या है 600 हमारा आ गया। हमको क्योंकि पेन की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे रख दीजिए किसी में, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एन बराबर कितना आ गया 600, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में 600 रखेंगे तो 600 इधर घट जाएगा, तो ये बचेगा कितना, ये 2400 बचेगा, है ना। तो ये हमारा पी कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ सब कर देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ अगर करेंगे तो 600 कितना होगा, 600 प्लस 12p बराबर 3000।
तो अगर P बराबर निकालेंगे तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा, P बराबर हमारा जो हो जाएगा 6 उधर जाएगा 2400, 12 दूना 24, तो P बराबर हमारा 200 आ जाएगा। कितना आएगा P बराबर, ये 200 हमारा आ जाएगा। तो हमको बोल रहा है यदि राजू 15 पेन खरीदता, कितना पेन, 15 पेन, तो अगर एक पेन की कीमत 200 है तो 15 पेन खरीदता तो कितना होगा, 15 दूना, तो 15 मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए, 15 मल्टीप्लाई 200, तो इस प्रकार 3000 आ जाएगा। 15 दूना 30 मतलब 3000 रुपये आ जाएगा। पेन की कीमत कितना होगा, 3000 रुपये हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 3000 इस क्वेश्चन का आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आप एन और पी का मान निकाल लीजिए, तो आपका एन और पी का मान आ जाएगा। तो फिर 15 पेन वर्ग का है तो पेन का वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि आपको एन नहीं निकालना है, अगर नहीं निकालना है तो पेन का ही बराबर कर लीजिए, पेन का एन को बराबर कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट पेन निकल आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विद्यार्थियों की ओर अधिकतम संख्या ज्ञात करिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जाए कि प्रत्येक विद्यार्थी की प्रत्येक चॉकलेट की समान संख्या हो। जब ऐसे भी कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए क्या होता है, जब समान संख्या बड़ी से बड़ी संख्या निकालना होता है तो महत्तम समावर्त होता है। तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्त निकाल लीजिए। तो 1003 दिया है और है 2703, तो इनका डिफरेंस देख लीजिए। अगर डिफरेंस इनका देखें, सबसे पहले निकालने का महत्तम समावर्त है या तो तोड़ दीजिए या तो इनका अंतर से करिए। तो इनका अंतर कितना होगा, देखिए घटाइए, 3 में 3 जाएगा 0, 0 में 0, ये 7 में है तो 7 में 0 जाएगा तो हमारा 7 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाए, 2 में जाएगा तो 1 आएगा। अब ये 1700 हो गया। या तो इनका क्या होगा, 1700 इनका या तो महत्तम समावर्त होगा या तो इनका मल्टीपल होगा। तब 17 को तोड़ लीजिए। अगर 17 को हम तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, 17 मल्टीप्लाई 100 में टूटेगा। अब या तो 17 होगा या तो 100 होगा। तो अब 17 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो आप 17 से देखिए, ऑप्शन में 17 मिल रहा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 17 से आप भाग देख लीजिए। देखिए 17 से भाग देंगे तो 17 से इसमें भी भाग चला जाएगा, 17 से इसमें भी भाग जाएगा, दोनों में, इसलिए हो जाएगा। अगर नहीं तो होता तो फिर 20 का देखते तो, हालांकि क्या है सम संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि ये देखिए ये भी संख्या क्या है, विषम है, और ये भी संख्या विषम है, तो सम संख्या से तो कटने वाली नहीं है। 17 का ही इसका क्या होगा, विभाज्य होगा, तो 17 ही इसका महत्तम समावर्त होगा। मतलब एचसीएफ क्या आएगा इसका, 17। तो वह संख्या न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो वह जो अधिकतम से अधिकतम समान संख्या कौन सी होगी, 17 से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है देखिए इसी प्रकार का, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए आप लोगों से। देखिए 384 मीटर एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को, तो एक बिजली के खंभे को पार कर रही, मतलब वो खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए 300, यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा तो रेलगाड़ी का जो लंबाई है वही डिस्टेंस हो जाएगा और टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ रेलगाड़ी की स्पीड हम निकालेंगे, तो रेलगाड़ी की स्पीड फर्स्ट में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 384 है, तो 384 करिए अपॉन में ये 12 सेकंड है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में। तो इसको अगर हम 12 से भाग दे देंगे तो देखिए किस प्रकार से 12 से भाग देंगे तो 12 से 3 बार 36 बचेगा 2, है ना, तो ये बचेगा हम 36 हो गए, 2 बचेगा तो 12 दूना 24, तो ये कितना आ जाएगा 32 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 32 मीटर पर सेकंड हमारा आ गया, है ना। ये कट के हमारा कितना हो गया, 32 पर सेकंड हो गया। अब बोल रहा है आगे, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी, समान ही लंबाई क्या है, दूसरी रेलगाड़ी है, समान लंबाई की रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, अब देखिए जब समान लंबाई में, अगर समान लंबाई की रेलगाड़ी है और किससे आ रही, विपरीत दिशा से, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, हमेशा जुड़ जाएगी। स्पीड जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है, उतनी ही लंबाई की ट्रेन है और टाइम कितना लग रहा है, 12 ही सेकंड लग रहा है। मतलब डिस्टेंस डबल हो गया और टाइम सेम लग रहा है, तो क्या होगा, उसकी भी स्पीड एक प्रकार से अगर समझें तो स्पीड क्या होगा, उसकी भी स्पीड सेम होगी। ठीक है, नहीं तो अब इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा सकते हैं। देखिए तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो 300, देखिए समान लंबाई की है तो टोटल डिस्टेंस इस बार हो जाएगा हमारा 384, फर्स्ट वाली ट्रेन की लंबाई थी, और 384 उसी की भी लंबाई, क्योंकि लंबाई सेम है। इस प्रकार से टोटल हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना हो गया, 4 4 8 कर लीजिए, 8 दूनी 16, 6 होगा, 3 दूनी 6, 1 7, 768 मीटर हो गया। कितना लगता है, 12 सेकंड लगता है ना। तब देखिए इसको देखिए, अगर हमको रिलेटिव स्पीड निकालना है तो रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 768, रिलेटिव स्पीड अपान कितना हो जाए, डिस्टेंस अपान क्या होगा, टाइम मतलब 12 से भाग दे दीजिए। तो इसको 12 से भाग देंगे तो हमारा रिलेटिव स्पीड आ जाएगा, कितना आएगा, देखिए 12 से 6 बार 72, कितना होगा, 72 हो जाएगा। 72 के बाद 4 12 चौक 48, तो इतना मीटर पर सेकंड आएगा। लेकिन ये रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों एक विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड फर्स्ट और सेकंड की जुड़ी हुई है। तो अगर सेकंड की बोल रहे हैं दूसरी रेलगाड़ी की जो रिलेटिव स्पीड है क्या है, दोनों की जुड़ी हुई है।
तो जो फर्स्ट सेकंड वाली की रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 64 32 को घटा देंगे तो 32 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 32 दूना 64 होता है तो उसकी भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए रिलेटिव स्पीड इसकी भी सेम होगी और उसकी भी सेम हो जाएगी। देखिए किस प्रकार से, तो देखिए रिलेटिव स्पीड इसको लिखना चाहें तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होगा, यहाँ पे R1 और प्लस R2 दिया है, इसलिए क्योंकि दोनों क्या है, विपरीत दिशा में चल रही है। तो यहाँ पे 32 और प्लस R2 हो जाएगा। और RS कितना आ गया हमारा, 64 आ गया, तो इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो R2 हमारा आ जाएगा 32। हमने यहाँ पे आपको साइड में बता दिया है ताकि अगर आपको समझ में डायरेक्ट ना आया हो तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए। अगला क्वेश्चन है, देखिए 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या है, 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि बताइए। जैसा बोला है वैसा लिख दीजिए। 6 का CP बराबर 5 का ASP। अब CP SP को एक साइड करिए, तो CP इधर ही रहने दीजिए, SP को इधर लाएंगे तो नीचे चला जाएगा और 5 ऊपर ही रहेगा। एक 6 इधर मल्टीप्लाई में तो 6 नीचे चला जाएगा। अब एक चीज़ आप देखिए, 5 की चीज़ है, मतलब CP मतलब सेलिंग प्राइस, SP मतलब CP मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 6 है, मतलब 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा है, मतलब एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे, 5 रुपये पे। तो 1/5 कितना होता है, 20% होता है ना। तो ये या तो 100 का 100 में भाग दे दीजिए, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका 20%। 20% क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 नंबर में ऑप्शन नंबर सही दिया हुआ है। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। देखिए 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से चलेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसका आंसर आएगा। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2πr/h। यहाँ पे r कितना है, त्रिज्या है 70 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखिए ऊंचाई हाइट कितना दिया है, तो यहाँ पे हाइट दिया है 14 सेंटीमीटर, है ना, इतना दिया हुआ। अब देखिए रख दीजिए इस फार्मूले में, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो हमारा 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, मल्टीप्लाई r कितना है, तो 70 दिया है, और मल्टीप्लाई 14 कर दीजिए। तब इसको जब कट करेंगे तो 7 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 22 दूना 44, कितना हो जाएगा, 44, अरे मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको जब गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4 चौक 16, जीरो तो हटेगा, 4 चौक 16, किसी में है 6 लास्ट में नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर आएगा 616 जीरो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है और टाइम को अपने को बचाना है। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक मेज का, क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक मेज का विक्रय मूल्य 68-75 रुपये है, यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। मेज का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करना है तो एक लाइन में करिए। देखिए SP कितना है, तो SP अगर आप देखेंगे तो कितना दिया है, 68-75 रुपये दिया हुआ है, और 25% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 100 की चीज़ को 25% प्रॉफिट, मतलब 125 में बेच रहा है। तो 125% बराबर क्या होगा, 125% बराबर हो जाएगा 6875। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, 6875, इसको आप क्या कर दीजिए, 125 को नीचे लाइए, 125%, हमको निकालना है 100%, तो 100% से आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये 25 को अगर कट करेंगे तो 4 बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 बार। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे तो 5 से भाग दीजिए, 5 एक कम 5 होगा, फिर बचेगा 18 होगा, 5 से 3 बार 15, 15 के बाद 3 बचेगा 37, 5 7 35 होगा, 5 से 5 25, और मल्टीप्लाई 4 रहने दीजिए। इसको देखिए 4 पंचे 20, 7 चौक 28, 2 30, 4 से 3 बार 12, 3 15, 4 एक कम 4 और 1 5, कितना होगा, 5500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, 4 नंबर इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 वर्षों के लिए ब्याज दर कितनी है, 2/5 है,
2/5 में मतलब क्या होता है कि 5 रुपये पर 5 रुपये का मतलब उसको धन दिया था तो 2 रुपये उसकी ब्याज बनी, 2/5। तो कितना परसेंटेज होगा, तो परसेंटेज बदलने के लिए क्या होगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 वर्षों की ब्याज कितनी होगी, तो 5 वर्षों की ब्याज होगी, देखिए 2/5 मतलब कितना, 40%। मतलब 5 वर्ष की टोटल ब्याज कितनी बनी, 40%। तो 1 वर्ष की कितनी होगी, तो 1 ईयर की ब्याज होगी, 5 से भाग दे दीजिए, तो 40/5। तो 1 ईयर की ब्याज कितनी बनेगी, 5 से 8 बार मतलब 8% प्रति ईयर कितनी होगी, तो 8% हो जाएगी। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वार्षिक दर क्या होगी, तो 8% प्रतिवर्ष हो जाएगी। ठीक है, देखिए किस प्रकार से आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। आप लोग भी अगर बन रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए। देखिए 0.1 का होल स्क्वायर है और प्लस 0.01 का होल स्क्वायर दिया है। एक चीज़ हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि कभी भी क्या होता है, अगर किसी भी दशमलव संख्या का होल स्क्वायर करते हैं तो अगर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अगर 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद लगेगा, अगर 4 अंक के बाद है तो 8 अंक के बाद दशमलव लगेगा, अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 1 अंक के बाद है तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, लेकिन दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा, 1 अंक के बाद है, दशमलव स्क्वायर के बाद 2 अंक के बाद लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 0.0 या 2 अंक के बाद लग जाएगा। फिर इसको प्लस कर दीजिए, फिर इसको करेंगे 0.01, 2 अंक के बाद दशमलव है तब 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 0.0001। देखिए 4 अंक के बाद दशमलव लग गया। अब इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 लाइन का आंसर है। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो अगर आपसे बन रहा है तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं कितना आएगा, 0.01 और 0n। ये तो एक करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। कौन सा होगा, ये करेक्ट आंसर। लेकिन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो देखिए यहाँ पे हम आपको आसान तरीके से बताते हैं किस प्रकार से जोड़ना है। 0.0001 करिए, फिर इसको वाले को लिख लीजिए, तो जैसा दिया है 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए और 0.1 है तो इसको 0 कर दीजिए। अब जैसा है वैसा जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ दीजिए, तो 1 है तो 1 उतार लीजिए, 0 है तो 0, 1 है तो 1, इसको 0 दशमलव के बाद दशमलव, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा। कितना बनेगा, 0.0101। देखिए 0.01 इस प्रकार से बन जाएगा। तो अगर आपसे डायरेक्ट बनता है तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं बनता तो इस प्रकार से भी प्लस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का अनुपात बताइए। देखिए जिस प्रकार से बोला है ऐसा क्वेश्चन कर दीजिए। क्या है, x का मतलब मल्टीप्लाई, तो रुक जाइए इसको हम थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। x को, x का 45% बराबर दिया है, y का 15% के बराबर दिया है। ठीक है, तो अब इसको आपको अगर करना है तो क्या करिए, परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा। ठीक है, फिर x और y रहने दीजिए, तो x को इधर ही रहने दीजिए और y को इधर ला दीजिए, है ना। तो अब यह क्या करिए, इसको 15 से उड़ाएंगे तो 15 से 1 बार और 15 से 3 बार। ठीक है, तो ये हमारा ये देखिए 3 है, उधर 1 रहेगा तो 1 को रहने दीजिए, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, 3 वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से x अनुपात y क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 1:3। करेक्ट आंसर कितना होगा, 1:3 हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यदि 72 जिल्द 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द सादों की आवश्यकता होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ये वर्क और टाइम का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या होता है। इसका क्वेश्चन का होता है इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़े होंगे, M1 और D1 अपॉन W बराबर M2 D2 अपॉन W, मतलब W1 या W2। मतलब क्या है, जितने दिन में वो बन रहा है वर्क डे अपॉन टोटल कार्य बराबर ये होता है ना। इस प्रकार से आप पढ़े होंगे। चलिए इसको रख लेते हैं। देखिए यदि 72 जिल्द 720 पुस्तकों को कितने दिन में 22 दिनों में कर सकता है। तो देखिए 72 जिल्द 7 कितने जिल्द 7 है, तो 72 है तो 72, और कितने दिन में कर रहा है तो दिन कितना है हमारा 22 दिन में, और कितने पुस्तकों को, तो वर्क हमारा कितना होगा 720 पुस्तकों को। ठीक है, अब बराबर हमारा हो जाएगा। अब वो बोल रहा है 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द सादों की आवश्यकता होगी। तो देखिए कितने दिन में, 12 दिन में, तो 12 को 12 रखिए, माना कितने जिल्द सादों की, तो x जिल्द सादों की अपान कितनी पुस्तक है 660, तो इसको 660 ही रहने दीजिए। अब देखिए जो कट हो रहा है तो इसको कट कर दीजिए। अब इसको कट करेंगे तो देखिए किस प्रकार से कट होगा। अगर यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो 1 से 1 कट हो जाएगा। ठीक है, कटने का 72 से 72 डायरेक्ट कट रहा है, लेकिन 72 से 72 डायरेक्ट नहीं कट करेंगे। ठीक है, देखिए
अगर इसको हम कट करेंगे तो 6 से कट करते हैं तो 6 से कितनी बार कट होगा, ये 11 बार कट होगा। 6 से कितनी बार, तो 6 से एक बार, 6 से 2 बार, है ना। अब ये 12 से हमारा उड़ गया, 12 से 6 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 6 से। फिर 6 से इसको कट करेंगे तो 6 से 2 बार कट हो जाएगा, ठीक है। तो 11 से इधर जाएगा तो 11 और मल्टीप्लाई कितना, ये 2 से इसको कट करेंगे तो 2 से हमारा 11 हो जाएगा। तो 11 इस प्रकार से क्या होगा, यक्स बराबर हमारा बनेगा, यक्स 11 मल्टीप्लाई 11 मतलब 121। कितना करेक्ट आंसर होगा, 121 हो जाएगा। हमने इतना क्वेश्चन में कट पिट कर दिया है, आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा पीछे करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। कट करने का ये है, हम आपको डायरेक्ट आंसर लिखा सकते थे 121, लेकिन आपको कट करने का तरीका भी बता रहे हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर आएगा किस प्रकार से, आप टोटल जिल्सात कितने जिल्सात की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब टोटल 121, कितने 121, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। चलिए आगे की ओर अपन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, सीपी क्या है, मान लीजिए हम मानते हैं कि सीपी हमारा कितना है, सीपी 100 रुपये अगर सीपी है, ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है, 60 रुपये अधिक है। तो 100 का अगर आप 60% अगर कभी भी निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 60 आएगा। मतलब 100 रुपये से 60 रुपये ज़्यादा है, 60 रुपये, तो मतलब कितने रुपये होगा, तो एमपी उसका क्या होगा, 100 का 60% अगर अधिक है तो कितना होगा, 160 रुपये होगा। क्या 160 रुपये होगा, माल प्राइस मतलब अंकित मूल्य, ठीक है। अब वो बोल रहा है यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो छूट किस पे दी जाती है, हमेशा अंकित मूल्य पर, जो एमपी होगा उस पर छूट दी जाती है। तो 60 का अगर 20% छूट दे देंगे तो बचेगा हमारा कितना, 80% बचेगा। तो या तो आप 20% निकालिए, 160 का 20% निकालिए और फिर उसको क्या करिए, 120% निकाल के घटाइए, या आप डायरेक्ट 80% निकाल सकते हैं। देखिए, इसका अगर हम 80% डायरेक्ट निकालेंगे तो किस प्रकार से आएगा, देखिए 0 0 कट जाएगा, 16 8 कितना होता है, 128। तो कितना बचेगा हमारा, 128 बच जाएगा। अगर नहीं तो आपसे बनता तो यहाँ पे निकाल लीजिए, 160 का 20% निकालिए तो 20 अपान क्या होगा, 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 16 दूना 32। 160 में अगर 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 160 में 32 घटाएंगे तो 128 ही आएगा। अब देखिए, एक चीज़ आप देखिएगा, सीपी ये हमारा कितना आएगा, ये सेलिंग प्राइस होगा, जिस पर छूट के बाद आता है वो सेलिंग प्राइस आता है। तब देखिए 100 की चीज़ है, कितने पर दे रहा है, 128 पर दे रहा था, प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको प्लस मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का, 28 रुपये का। तो 28 रुपये का तो मतलब वही 28% होगा, क्योंकि हमने सीपी 100 माना था। 28/100 करिए और परसेंटेज के लिए 100 कर दीजिए। तो इस प्रकार हमारा टोटल कितना आएगा, 28% उसको प्रॉफिट होगा। कितना होगा, 28%। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। हम आपको पूरा लिख के बता रहे हैं, नहीं तो आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए 100 रुपये उसका सीपी था, एमपी कितना होगा, 160 रुपये, 60% बढ़ा है, उस पर छूट दिया तो 32 रुपये की छूट मिली तो 128 होगा। तो 100 की चीज़ 128 मिली, डायरेक्ट 128 रुपये की प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है तो उस संख्या का 35% कितना होगा। इसको एक लाइन में करने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी संख्या का 20% है, तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं 20% बराबर क्या होता है, तो 20% कर दीजिए। 20% बराबर होता है 1/5 और 25% बराबर कितना होता है, 1/4। कितना होता है, 1/4। तो देखिए, माना हुआ संख्या यक्स है, उसका बोल रहा है 20% मतलब 1/5, किसी संख्या का 1/5, फिर उसी संख्या का 1/4, जो उसी का लगा है तो मतलब मल्टीप्लाई 1/4, हमने 25% किया, कितना है, ये 250 के बराबर है, तो हम 250 इसको कर दीजिए, ठीक है। तो यक्स बराबर हमारा क्या होगा, तो यक्स बराबर हमारा होगा 250 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हमारा 4 होगा। तो उस संख्या का 35% हमको निकालना है। तो देखिए यक्स बराबर ये पूरी संख्या हमारी कितनी आएगी, यक्स आएगी, आपको काटने की जरूरत नहीं है। ये हमारी टोटल संख्या क्या आएगी, हमारी टोटल संख्या इतनी यक्स आएगा। अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यक्स आएगा, लेकिन हमको इसका 35% चाहिए, तो इसका हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 35% निकाल दीजिए। तो 35% के लिए 35/100 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कट कर दीजिए, अगर कट हो रहा है तो। देखिए किससे कट हो रहा है, तो 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, 5 से 2 बार और 2 से 2 बार, ठीक है। तो 35 दूना 70, तो यक्स बराबर होगा 25 मल्टीप्लाई 70, ठीक है। तो यक्स बराबर 25 70 कितना होता है, 175 होता है, 1 0 बढ़ जाएगा,
कितना होगा 175 और 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 25 सत्ते कितना होता है 175 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लग रही है कमेंट करते रहिए। देखिए 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिए जाते हैं, किसमें है अर्धवार्षिक रूप में है। तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए 80% है तो यहाँ पे देखिए पी हमारा कितना है, पी हमारा 9,000 है, ठीक है। आर कितना है, आर है 80%, लेकिन ये अर्धवार्षिक है तो आर का आधा हो जाएगा, तो आर बटे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 40% होगा। और समय कितना होगा तो टी हमारा हो जाएगा, देखिए 12 महीने छमाही है तो 12 महीने में 6 का भाग देंगे तो 2 बार आएगा, मतलब यहाँ पे 2 ईयर आ जाएगा, क्योंकि यह छमाही है। क्या होता है दर का आधा हो जाता है और समय का दुगुना हो जाता है। तो समय अगर देखिए 12 महीने है तो 12 दूना 24, 24 महीने हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 24 महीने, 24 महीने बराबर कितना होता है 2 ईयर हो जाएगा। अब इसका आप निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकालेंगे तो किस प्रकार से आएगा। देखिए 40% का 2 साल का निकालिए, तो 40% का अगर 2 साल का निकालते थे तो इसको टी मेथड से भी कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। चलिए इसको हम डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं। तो देखिए कितना होगा, सक्सेसिव मेथड में होगा 2 साल का अगर निकालना है तो इसका कितना CI होगा, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बराबर A प्लस बी होता है, कितना होता है A प्लस बी प्लस A मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, ठीक है। इसको इस फार्मूले में लगा देंगे तो कितना होगा 40 प्लस 40 और प्लस 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 100। देखिए कितना आ जाएगा, डायरेक्ट इसको हम करते हैं 40 40 80 और 4 चौक 16, तो 2 जीरो कट जाए, 4 चौक 16, 40 40 80 और 16 कितना होता है 80 10 90 96, मतलब टोटल हमारी ब्याज कितनी बनेगी 96% ब्याज बनने वाली है। तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, क्या करिए 9,000 का डायरेक्ट 96% निकाल दीजिए। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं 9,000 का मल्टीप्लाई 96% के लिए 2 जीरो बढ़ा दीजिए, नीचे 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो हमारा बचेगा। तभी इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 6 बार 54, 5 9 से 9 81, 81 5 कितना होता है 86, ये 86 हो जाएगा और 1 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना राइट 86 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 86 40 जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार इसको और बताते हैं। पी हमारा 9,000 था, आर 80 है, तो क्या होता है जब अर्धवार्षिक रहता है तो दर का दुगुना हो जाता है और दर का आधा हो जाता है और समय का दुगुना हो जाता है। इन चीज़ को याद रखिएगा, दर का आधा 80% था तो 40 हो जाएगा, समय दुगुना हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करिएगा तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं बनेगा तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, पी क्यू आर के बीच क्रमशः 8400 रुपये को बांटना है, क्रमशः उनके अनुपात देखिए दिया गया है, तो अनुपात पहले लिख लेते हैं, बल इनको अनुपात बनाइए। 2/3 के अनुपात में है, 3 के अनुपात में है और 1/3 के अनुपात में दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या करिए, अगर भिन्न में अनुपात होता है तो क्या करिए नीचे का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर एलसीएम हमारा 3 ही आएगा, लेना है तो 3 का मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं। तो 2/3 में अगर 2/3 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2% बनेगा। 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 1/3 में 3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे 2/3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 कट जाएगा। इसी प्रकार 3 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा। तो सभी का आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो बनेगा 2:9:R, वो 1 बनेगा। तो किसका रेशियो है, देखिए ये पी क्यू आर का है, तो यहाँ लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो नहीं लिखिए। देखिए अब ये टोटल कितना हो रहा है तो अनुपात जोड़िए, 9 1 10 2 12, टोटल हो रहा है 12, जबकि हमारा पैसा कितना है 8400। तो 12 बराबर हम क्या करेंगे, 12 बराबर 8400, ठीक है। तो 1 बराबर हमारा कितना होगा 12 84, 1 बराबर हमारा 700 आएगा। कितना आएगा 12 से 84, मतलब 1 बराबर 700। तो बोल किसका रहा है आर का, आर हमारा लास्ट वाला है, मतलब 1 है, तो 1 बराबर 700, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आर कितना है, आर बराबर 700, करेक्ट आंसर हमारा कितना आएगा 700 रुपये ही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आपको अनुपात निकालने बनना चाहिए क्या है, अगर नीचे देखिए भिन्न में दिया है तो नीचे का आप एलसीएम ले लीजिए, जिस संख्या से वो दोनों कट जाएँ तो उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका प्रॉपर रेशियो बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, आप देखिए गोले का आयतन, आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, ये होता है फार्मूला। लेकिन एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे 4/3 पाई ये सभी क्वेश्चन में क्या होगा कांस्टेंट होता है, इससे कोई हमको मतलब नहीं, सिर्फ आर क्यू से मतलब है। आर क्यू मतलब क्या है, 3 बार बढ़ेगा आर क्यू, तो किससे कितने % की वृद्धि हो रही है 50% का, मतलब 50% की वृद्धि हो रही है, कितने बार होगी
3 बार होगी कि नहीं, 3 बार होगी, तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दीजिए या सक्सेसिव नहीं लगाना है, चलिए बताते हैं। देखिए 50% बराबर कितना होता है, 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 होगा। तो कोई चीज़ 2 से 1 बढ़ गई तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी प्रकार कितनी बार होगा, 3 बार, क्योंकि ये 3 बार आर क्यू है मतलब 3 बार, तो 1 से मतलब 2 पर 1 की बढ़त हो रही है, तो इसी प्रकार 2 पर 1 की बढ़त 3 हो गया, ये 2 की बढ़त 3 हो गया। तो टोटल क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। 3 से 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, मतलब 8 रुपये की चीज़ कितनी हो गई, 27 हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कितने की बढ़ोतरी हो गई, 8 की चीज़ 27 हो गई, मतलब ये 19 की बढ़ोतरी हुई कि नहीं, 19 और 9 8 17 मतलब 27 हो गया। तो 19 की चीज़ किस पे 8 पर बढ़त हो गई, तो इसको परसेंटेज निकाल दीजिए। तो 19 की चीज़ है और 8 की बढ़त हो गई कि, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा 1900/8। इसको भाग दे दीजिए, 1900 में 8 का भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा। इसको जब करेंगे तो देखिए ये हमारा 25 से 4 बार, 4 से भाग देंगे, 4 से हमारा ये 2 बार जाएगा। तो 25 में अगर इसको गुणा करते हैं तो 25 से 9 बार जाएगा तो कितना होता है, 225 ही होता है। 225 का 5 और 22 हमारा कैरी रहेगा। 25 से कम 25, 25 10 35, 10 45 2 47, कितना होगा 47 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करिए तो हो जाएगा 47 है तो 2 दूनी होगा, 2 से 3 बार और 2 से 7 बार 0.5, कितना आएगा 237.5। करेक्ट आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है, 237.5% की बढ़ोतरी हो रही है। आपको इस प्रकार से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, 4/3 पाई, तो इसमें कांस्टेंट दिया है आर क्यू, तो आपको कितने बार बढ़ाना है, 3 बार। या आप सक्सेसिव मेथड किस प्रकार से लगाएंगे, इस फार्मूले में लगा दीजिए, a + b/100, इसमें भी लगा दीजिए तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन ये 2 साल का है, तो पहले आप 50-50 2 साल कर लीजिए, फिर जितना आएगा तो उसको और एक बार 50 और लेके करेंगे तो आपका 3 साल का निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका महत्तम समावर्त 4 है, तो इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कितना होगा। देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर LCM मल्टीप्लाई SCF, ये होता है फार्मूला। लेकिन दोनों संख्याओं का गुणनफल ऑलरेडी दिया है, तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल कितना दिया है, जो दिया है उसको लिख दीजिए। तो ये 720 दिया है बराबर एलसीएम की महत्तम समावर्त 4 दिया है और एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम को आप रख दीजिए। क्या होगा, रुक जाइए थोड़ा सा, ये हमारा LCM, इसको निकालने के लिए भाग दे दीजिए। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 4 से अगर हम भाग देंगे तो हो जाएगा, देखिए 4 से एक बार, ये हमारा हो जाएगा कितना 0, है ना, इतना आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 4 से भाग देंगे तो 180 आ जाएगा, 18 चौक 72, तो 180 एक 0 रहेगा, तो ये कितना एलसीएम होगा, 180 होगा। इसका फार्मूला ही है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एससीएफ। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 दिया है, एससीएफ हमारा 4 दिया है, एलसीएम आप निकाल लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, क्योंकि एक शिफ्ट में इतनी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के क्वेश्चन, तो ये आखिरी क्वेश्चन है। क्लास आपको किस तरह से लगी ये कमेंट जरूर करिएगा। देखिए स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिन में, तो 128/17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रेवती अकेले काम करती तो काम को पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे, रेवती को पूछ रहा है। ठीक है, तो स्वप्निल दिया है, तो स्वप्निल को हम यश से दर्शाते हैं। यश किसी काम को करने में कितने दिन लग रहा है, 16 दिन लग रहा है। और इसी के साथ वो रेवती के साथ मिलकर, तो मतलब स्वप्निल और रेवती मतलब आर को मिलकर कितने दिन टाइम लग रहा है, तो ये 128/17 दिन लग रहा है। तो आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है, भिन्न है तो घबरा जाना है। आपको इसका एलसीएम लेना है, तो किसका एलसीएम लेना है, 16 और 128 का एलसीएम लेना है। तो 16 और 128 का एलसीएम क्या होता है, हम आपको बता दें, 128 ही होता है। क्या होता है, 16 और इनका एलसीएम क्या होता है, 128 होता है। यहाँ पे निकालना है तो निकाल लीजिए। एलसीएम होगा 16 और 128 का एलसीएम कितना होगा, क्योंकि 16 से कट जाता है तो ये 128 ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो अब देखिए 16 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 अट्ठे कितना होता है, 128 होता है, और 128 से कम 128 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना दिया 128, तो 128 अब 17 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 17 आ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए 128 में 128 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 17 नीचे तो 17 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 17 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर यस और आर 2 हैं, तो अगर यस का 8 है
एस का कितना है 8 है, तो आर का कितना होगा, यहाँ पे 17 दिया है तो 8 कितना होगा 9 8 17, तो आर का कितना होगा 9, मतलब एफिशिएंसी कितनी होगी 9 होगी। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 128 है, तो बोल रहा है आर मतलब क्या है रेखा, तो रेवती को कितने दिन लगेंगे, तो रेवती का कितनी एफिशिएंसी है 9 की एफिशिएंसी, तो रेवती को कितने लगेंगे, टोटल वर्क हमारा 128 है, कितना 128, और किसके वर्क से करेगी 9 के वर्क से, तो ये इतना डे आने वाला है। कट करना हो तो कट कर दीजिए, लेकिन आंसर डायरेक्ट दिया है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझा देते हैं हम, ये स्विप्निल 16 दिन में और स्विप्निल और रेवती कितने दिन में 128/17। आपको ये बटे देख के घबराना नहीं है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आपका एफिशिएंसी आ जाएगा। फिर रेवती का आ जाएगा तो डायरेक्ट टोटल वर्क को रेवती के वर्क से घटा दीजिए, रेवती का जितना एफिशिएंसी है घटा दीजिए। तो इस प्रकार हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट के, इसको हमने पूरा कवर करा दिया। तो वीडियो आपको किस तरह से लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका हम थर्ड जो शिफ्ट है उसका पेपर का भी एनालिसिस हम जल्दी कराएंगे। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, और इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।